नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, आप सभी का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग जो PYQ सीरीज चालू की गई है उसमें भी आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। यहाँ पे पिछले एग्जामों में किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे इस सेशन में क्या किया है कि यहाँ पे एक टॉपिक से जितने भी PYQ है पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे वह SSC के अंदर पूछे गए हो, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे गए हो, उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह रखकर एक पर्टिकुलर टॉपिक की जो जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उनको रखकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी पहल हमारे द्वारा की गई है, जिसमें आप सभी का प्यार बहुत बना हुआ है। इसीलिए हमें स्टैटिक्स IQ परिवार के द्वारा आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस सेशन में कि जो हम बात करेंगे PYQ की वह महाजनपद काल के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, जो महाजनपद काल है उससे जो पिछले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको यहाँ से जो आपकी आगे आने वाली एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पे और फिर उसके बाद में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो महाजनपद काल पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो महाजनपद काल है उसमें जो 16 जो महाजनपद हुआ करते थे, यह आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद में काल में कितने जनपद हुआ करते थे। तो टोटल 16 जनपद हुआ करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन 16 महाजनपद की। जी हाँ, 16 महाजनपद की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से महाजनपद का नाम लेते ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन मुख्य पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के द्वारा 2 क्वेश्चन मुख्य पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन महाजनपदों की जानकारी जो एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है वह कौन सा है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाजनपद है, इनकी जानकारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी जो जानकारी मिलती है वह है एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है और एक जैन ग्रंथ से मिलती है। तो उनका नाम काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ से पूछी जाती है। तो वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए अंगुत्तर निकाय। और यदि जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, जी हाँ, जैन धर्म से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैन धर्म के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पे ग्रंथ है जैन धर्म का जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो उसका नाम है भगवती सूत्र। जी हाँ, भगवती सूत्र उसका नाम है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भगवती सूत्र। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि जो 16 महाजनपदों की जानकारी है वह बौद्ध ग्रंथ के कौन से बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से मिलती है। तो ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों, अंगुत्तर निकाय से यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे हमें यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और महाजनपदों से पूछा जाता है जो कि दोस्तों SSC में काफी बार पूछा गया है, देखा गया है कि विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, पूछा गया है, वह है तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना अभी वर्तमान में जीवित शहर कौन सा है? तो वह दोस्तों वाराणसी है। वाराणसी दोस्तों यहाँ पे महाजनपद काल से ही चला आ रहा है। तो ये दोस्तों विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से कि वो 16 जो महाजनपद है उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से पहला आता है जो अंग है। जी हाँ, पहला महाजनपद आता है अंग है। दूसरा है मगध है। दूसरा महाजनपद आता है मगध। तीसरा महाजनपद आता है काशी। चौथा महाजनपद जो आता है कौशल है। चौथा महाजनपद कौशल है। पांचवा जो महाजनपद है वह वज्जी है। पांचवा महाजनपद वज्जी है। अभी दोस्तों, जो इनको एक बार जो नाम देखने के बाद इनकी राजधानी के बारे में बात करेंगे, फिर इनका जो आधुनिक स्वरूप किस प्रकार से है या वर्तमान में किस जगह पे किस क्षेत्र में स्थित है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो 16 है उनके नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे वज्जी के बाद में मल्ल आता है, मल्ल क्षेत्र है। फिर 7वें नंबर पे जो आता है वत्स आता है। 8वें नंबर पे जो आता है वह चेदी है। और यहाँ से हम बात करते हैं 9वें नंबर पे।
तो 9वें नंबर पे कुरुक्षेत्र आता है। 10वें नंबर पे हम बात करेंगे पांचाल आता है। 11वें नंबर पे मत्स्य आता है। और यहाँ पे हम 12वें नंबर की बात करते हैं, सूरसेन आता है। 13वें नंबर की हम बात करें तो अस्मक आता है। 14वें नंबर पे हम बात करते हैं तो यहाँ से अवंती क्षेत्र आता है, अवंती क्षेत्र आता है। 15वें नंबर पे आता है गंधार क्षेत्र, गंधार क्षेत्र आता है। और यहाँ पे 16वें नंबर की बात करते हैं तो कम्बोज आता है। तो दोस्तों ये जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनके नाम आप सभी के सामने हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कम्बोज, ये दोस्तों नाम दिए गए हैं जो कि जो 16 महाजनपद थे उनमें दो नाम हैं वह आप सभी के सामने हैं। अब बात करेंगे यहाँ से अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी। जी हाँ, अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी। अब इसका आधुनिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं कि अंग वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये बिहार में भागलपुर का जो क्षेत्र है, जी हाँ बिहार में जो भागलपुर क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है। तो भागलपुर बिहार के अंदर ये है स्थित, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं मगध। मगध की दोस्तों कई राजधानी रही है, तो उनमें सबसे पहले गिरिव्रज आती है। जी हाँ, गिरिव्रज आती है। और फिर दोस्तों अंत में जो राजगृह राजधानी बनती है, तो यहाँ से दोस्तों राजधानी यह रही है। और दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे मगध का जो क्षेत्र है, आधुनिक स्वरूप है, वह कहाँ है, तो पटना, बिहार के पटना और गया का जो क्षेत्र है, जी हाँ पटना गया का क्षेत्र यह भी बिहार राज्य के अंदर स्थित है। काशी की हम बात करते हैं तो काशी की राजधानी है वह वाराणसी है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पे इनकी राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, काशी की राजधानी वाराणसी हो चुकी है और ये दोस्तों वर्तमान में भी दोस्तों वाराणसी के अंदर ही स्थित है। जी हाँ, वाराणसी यूपी के अंदर स्थित है, इसीलिए दोस्तों इसे विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, वाराणसी को जो है विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कहा जाता है। अगला जो क्षेत्र है वह है कौशल। कौशल की राजधानी है दोस्तों अयोध्या। जी हाँ, श्रावस्ती या अयोध्या इसकी यहाँ पे राजधानी है और ये वर्तमान दोस्तों अवध यूपी के अंदर स्थित है। जी हाँ, अवध यूपी के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं वज्जी के ऊपर, तो वज्जी की राजधानी यहाँ से हमें प्राप्त होती है वैशाली। जी हाँ, वज्जी की राजधानी है वैशाली और यह दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है। यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए कि वज्जी की जो राजधानी है वैशाली है और यह बिहार के अंदर स्थित है। मल्ल के ऊपर बात करते हैं तो मल्ल की जो राजधानी है वह कुशीनगर है। जी हाँ, कुशीनगर व पावापुरी इसकी राजधानी है और यह भी दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगले बात करते हैं वत्स के ऊपर, तो वत्स यहाँ कौशाम्बी इसकी राजधानी है, जो कौशाम्बी है। जी हाँ, इसकी राजधानी है वह कौशाम्बी है और यहाँ पे यह वर्तमान में प्रयागराज यूपी के अंदर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। चेदी की हम बात करते हैं तो चेदी की सतीमती नगर है जो कि राजधानी है। जी हाँ, सतीमती नगर है जो कि यहाँ से इसकी राजधानी है और यह बुंदेलखंड के अंदर स्थित है। जी हाँ, बुंदेलखंड में यह स्थित है। अब बात करते हैं कुरु की, तो कुरु की राजधानी आती है इंद्रप्रस्थ। जी हाँ, कुरुक्षेत्र की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह दोस्तों वर्तमान में मेरठ के अंदर स्थित है। जी हाँ, वर्तमान में मेरठ के अंदर स्थित है और साथ ही दक्षिण पूर्वी हरियाणा है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल की राजधानी आता है अहिछत्रपुर। जी हाँ, अहिछत्रपुर आता है, अहिछत्रपुर इसकी राजधानी है और यह दोस्तों वर्तमान में बरेली, या जी हाँ बरेली यूपी के अंदर स्थित है। अगले क्षेत्र पे बात करते हैं मत्स्य, तो मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट। जी हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी है बेराट जिसका वर्तमान स्वरूप विराटनगर है और ये दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। जी हाँ, जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। अगले महाजनपद की बात करते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा और ये मथुरा दोस्तों वर्तमान मथुरा यूपी के अंदर स्थित है। अस्मक जनपद की बात करते हैं तो अस्मक जनपद की जो राजधानी है वो पौधन्य है। जी हाँ, पौधन्य इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये दोस्तों पोतन महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगले महाजनपद की बात करते हैं तो वहाँ आता है अवंती। अवंती की जो राजधानी है वह उज्जैनी है। जी हाँ, राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और ये दोस्तों वर्तमान के एमपी में स्थित है। और अब बात करते हैं गंधार की। गंधार की जो राजधानी है वह तक्षशिला हुआ करती थी। जी हाँ,
गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और ये तक्षशिला भी वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और दोस्तों 16वां जो यहाँ पे महाजनपद है कंबोज की राजधानी जो राजपुर हुआ करती थी, जी हाँ, इसकी राजधानी राजपुर हुआ करती थी और ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर जो कि पीओके, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पीओके के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये सभी 16 महाजनपद आप सभी के सामने है, इनकी राजधानी क्या रही थी। और दोस्तों यहाँ से ये वर्तमान के इनके आधुनिक स्वरूप से भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह भी आप सभी के सामने रख दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इनकी राजधानी से, तो ये बिल्कुल आपको कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मगध के उत्कर्ष से। जी हाँ, मगध के उत्कर्ष से यहाँ पे बात करेंगे, मगध का उत्कर्ष से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मगध का उत्कर्ष से दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मगध एक प्रारंभ में एक छोटा सा जनपद था जो अपनी राजनीतिक एकता और धर्म के कारण प्रसिद्ध था। जी हाँ, मगध सबसे पहले एक छोटा सा जनपद हुआ करता था जिसमें वह अपनी राजनीतिक एकता और धर्म के कारण यहाँ पे प्रसिद्ध था। यह राज्य जो वर्तमान के इसका जो मगध का क्षेत्र है उसके विस्तार के ऊपर बात करेंगे तो जी हाँ, इसका विस्तार के ऊपर बात करते हैं तो यह जो वर्तमान में जो पटना व गया है, जी हाँ, वर्तमान में जो पटना शहर है बिहार का राजधानी है पटना व गया के जो आसपास का क्षेत्र है उसे मगध कहा जाता था। जी हाँ, पटना व गया के आसपास के क्षेत्र को जो है मगध कहा जाता था। और अब बात करें कि इसकी प्रारंभिक राजधानी से, तो प्रारंभिक राजधानी से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी जितनी भी राजधानियाँ रही हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि यहाँ पे प्रारंभिक राजधानी है इसकी गिरिवज्र थी। जी हाँ, प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिवज्र थी। प्रारंभिक राजधानी से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए गिरिवज्र। और यदि अब इसके बाद में जो राजधानी चेंज हुई है उसके ऊपर बात करते हैं तो गिरिवज्र के बाद में यहाँ पे राजधानी चेंज होती है और राजगृह बनती है। जी हाँ, राजगृह यहाँ से राजधानी बनती है। और अंत में जो सबसे जो यहाँ पे राजधानी बनती है वह पाटलिपुत्र है। जी हाँ, पाटलिपुत्र है जो कि यहाँ पे सबसे अंत में यहाँ पे राजधानी बनती है। तो सबसे पहली या प्रारंभिक राजधानी मगध से पूछी जाती है तो गिरिवज्र होना चाहिए और सबसे अंतिम राजधानी से पूछा जाता है तो पाटलिपुत्र आपकी राजधानी होनी चाहिए जो कि मगध की जो अंतिम राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो मगध में दोस्तों किन किन शासकों ने शासन किया है या किन किन राजवंशों ने शासन किया है। तो मगध के राजवंश पे बात करेंगे। जी हाँ, मगध के राजवंश के ऊपर बात करते हैं कि किस किस शासन ने यहाँ पे शासक किया है या राजवंश ने शासक किया है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हर्यक वंश। जी हाँ, सबसे पहले आता है यहाँ पे हर्यक वंश। हर्यक वंश। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध के ऊपर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों वह हर्यक वंश है। और हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसके संस्थापक से बात करें तो इसके संस्थापक कौन है तो इसके संस्थापक है बिंबिसार। जी हाँ, हर्यक वंश के जो संस्थापक है वह है बिंबिसार। और इन्होंने कब से कब तक मगध पे शासन किया है उसके ऊपर बात करते हैं तो 544 बीसी से 412 बीसी तक इन्होंने शासन किया है। जी हाँ, 544 बीसी से 412 बीसी तक यहाँ पे बिंबिसार या हर्यक वंश के द्वारा शासन किया है। चलिए हर्यक वंश के बाद में कौन सा शासक का राजवंश आता है तो वह आता है शिशुनाग वंश। जी हाँ, शिशु वंश आता है, शिशु वंश आता है। और शिशु वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो शिशु वंश के संस्थापक है शिशुनाग। जी हाँ, शिशुनाग शिशु वंश के संस्थापक है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया तो 412 बीसी से 344 बीसी तक इन्होंने शासन किया है। और शिशुनाग वंश के बाद में यहाँ पे अगला वंश आता है वह है नंद राजवंश। जी हाँ, नंद राजवंश आता है। नंद राजवंश के यहाँ पे संस्थापक से बात करते हैं तो इनके संस्थापक महापद्मनंद है। जी हाँ, महापद्मनंद है, यह इसके संस्थापक हैं। और इसके बात करते हैं कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया है तो इन्होंने 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक शासन किया है। और इनके बाद में अंत में जो सबसे अंत में यहाँ पे जो शासन करता राजवंश है वह मौर्य राजवंश है। जी हाँ, मौर्य राजवंश के द्वारा जो मगध के ऊपर सबसे अंत में शासन किया गया है। तो यहाँ से हम बात करेंगे मौर्य वंश के ऊपर। जी हाँ,
सबसे अंतिम मगध का जो राजवंश आता है वह आता है मौर्य वंश। जी हाँ, मौर्य वंश, जिसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि इसके संस्थापक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ से दोस्तों मौर्य वंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आगे के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के द्वारा कब तक शासन किया गया, तो 323 बीसी से 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। जी हाँ, 185 बीसी तक इसके द्वारा शासन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बताया गया, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह दोस्तों हर्यक वंश हो। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार इसके संस्थापक हैं। इन्होंने 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन किया है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, जिन्होंने 412 बीसी से 344 बीसी तक यहाँ पे शासन किया है। और फिर है नंद वंश, जो महापद्म नंद इसके संस्थापक है, और इन्होंने 344 बीसी से 322 बीसी तक शासन किया है। और मगध की जो अंतिम राजवंश हुआ था वह है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और इन्होंने 323 बीसी से 185 बीसी तक शासन किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे जो थ्योरी बताई गई है वह समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर गुजरती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि गंगा और जो सोन जैसी नदियां हैं प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर गुजरा करती थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है कंबोज, कौशल, मगध और चंपा। तो अब बात करते हैं गंगा और सोन जैसी नदियां जो है प्राचीन भारत में जो महाजनपद से गुजरा करती थी वह मगध महाजनपद से गुजरा करती थी। जी हाँ, मगध से गुजरा करती थी। और जो 16 महाजनपदों का उल्लेख के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो दोस्तों जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमें मिलते हैं, और बौद्ध धर्म के जो भगवती सूत्र है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। और महाजनपद 16 राज्य जो कुलीन गणराज्य थे वह दूसरी शहरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर प्राचीन भारत में मौजूद थे। तो दोस्तों ये जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इन 16 महाजनपदों का हमने बात की कि यहाँ पे जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में हमें मिलता है, और जो जैन धर्म का है भगवती सूत्र वहां से हमें इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये जो गंगा और सोन जैसी नदियां है वह मगध से होकर गुजरा करती थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किससे भाग नामक एक कर एकत्रित किया था। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत में भाग नाम से एक कर लिया जाता था तो वह किनसे वसूला जाता था। तो हम बात करते हैं प्राचीन भारत में जो महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किसानों से, जी हाँ किसानों से यहाँ पे यह कर जो लिया वसूल किया है। और आमतौर पर ये जो कर हुआ करता था, जी हाँ भाग नाम का जो कर लिया करते थे वह दोस्तों उनकी उपज का 1/6 हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ 1/6 हिस्सा यहाँ पे उपज का जो लिया जाता था उसे भाग कर कहा जाता है। जी हाँ, और यह है प्राचीन भारत में या महाजनपद काल में किसानों से वसूल करने वाला जो कर है उसका नाम है भाग कर, जो कि उपज का 1/6 लिया जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में कौन सा ऐसा क्षेत्र हम यहाँ मौजूद नहीं था या 16 महाजनपदों में नहीं है। तो 7वीं और 6ठी सदी में हम बात करते हैं जिनकी 16 प्रशासनिक इकाइयाँ होती है या 16 महाजनपद होते हैं, उनके नाम के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें दोस्तों अंग है, अस्मक है, अवंती, चेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, सुरसेन, वज्जी एवं वत्स आते हैं। जिनमें वैशाली कोई महाजनपद नहीं है बल्कि वज्जी संघ का एक नगर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैशाली दिया गया है यह यहाँ की जो 16 महाजनपद हुआ करते थे यह वज्जी की राजधानी है। जी हाँ, जो वज्जी महाजनपद हुआ करता था उसकी राजधानी के बारे में बात करें तो उसकी राजधानी दोस्तों वैशाली है, ना कि ये 16 महाजनपदों में शामिल था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सांस कहाँ लिया था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो अपना अंतिम सांस लिया है वह कहाँ लिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु की। तो 483 बीसी में, जी हाँ 483 बीसी में
उनकी मृत्यु होती है। और दोस्तों इस समय उनकी भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जी हाँ, 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यावती नदी के तट पर, जी हाँ, कौन सी नदी के तट पर होता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिरण्यावती नदी के तट पर इनकी मृत्यु होती है। हिरण्यावती नदी के तट पर, नदी के तट पर यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। और कुशीनगर में, जी हाँ, शहर कौन सा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनगर नामक शहर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। और बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बौद्ध परंपरा है उसमें जो भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनकी मृत्यु 483 BC में होती है, 80 वर्ष में होती है। और हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनगर नामक शहर में ये होती है। और भगवान बुद्ध की दोस्तों यहाँ पे जो मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ लिया है, कुशीनगर के लिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो जो भारत का जो प्राचीन क्षेत्र है वह कौन सा है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान का जो मालवा महाजनपद है, जी हाँ, वर्तमान में जो मालवा महाजनपद है उसका प्राचीन नाम अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। जी हाँ, उत्तरी अवंती है जिसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। तो ये दोस्तों मालवा है। मालवा को ही दोस्तों प्राचीन समय में जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और अवंतिका भी दोस्तों 2 भागों में विभाजित था, जिनमें दोस्तों एक भाग है उसका नाम उत्तरी अवंती है। जी हाँ, उत्तरी अवंती है नाम से प्रसिद्ध था। और जो दूसरा भाग है वह दक्षिणी अवंती के नाम से, जी हाँ, दक्षिणी अवंती के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है जो कि उज्जैनी हुआ करती थी। जी हाँ, उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी। उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और हम बात करते हैं दक्षिणी अवंती की, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी है वह महिष्मती हुआ करती थी। जी हाँ, महिष्मती हुआ करती थी। और दोस्तों प्राचीन समय में जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था वह वर्तमान में मालवा के नाम से जाना जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है आजीवक एक संप्रदाय था। तो आजीवक एक संप्रदाय था, यह है जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध के समकालीन पौधों से अलग हुई एक शाखा है, या चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय है, या शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय है। तो हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। तो आजीवक संप्रदाय की यहाँ पे दोस्तों बात चर्चा कर रहे हैं। तो इसके संस्थापक से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, इसका संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली गोसाल। जी हाँ, मखली गोसाल है जो कि इसके संस्थापक है। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मखली गोसाल है जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आजीवक है जो बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय था। जी हाँ, ये एक बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था। और इन्होंने जो नित्यवादी है संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका दोस्तों अन्य नाम क्या है आजीवक संप्रदाय का, तो अन्य नाम से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका अन्य नाम है नियतिवादी। जी हाँ, नियतिवादी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, नियतिवादी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आजीवक संप्रदाय का संस्थापक न पूछकर नियतिवादी संप्रदाय का संस्थापक यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आजीवक संप्रदाय एक बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं हर्यक वंश की बात की। तो हर्यक वंश है जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जी हाँ, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो पितृहंता वंश इनका नामकरण क्यों पड़ा, तो हम बात करें कि जो हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने या शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। जी हाँ, राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने अपने पिता की हत्या की है, इसीलिए दोस्तों इन्हें पितृहंता कहा जाता है। और पितृहंता दोस्तों होने के कारण पूरे राजवंश को पितृहंता राजवंश भी इन्हें कहा जाता है। तो पितृहंता कहने का दोस्तों पीछे कारण है कि इन्होंने पिता की हत्या कर राज सिंहासन हासिल किया था, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश से कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो हम बात करते हैं यहाँ
यहाँ पे अजातशत्रु, जी हाँ अजातशत्रु ने ही दोस्तों अपने पिता की हत्या की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। और हम बात करते हैं कि हर्यक वंश के जो शासक हैं उन्होंने पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। और मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के रूप में जाना जाता है। और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो दोस्तों आपने देखा कि जो इसके जितने भी जो शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही राजवंश हासिल किया है। तो यहाँ से दोस्तों इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और बिंबिसार की हत्या है जो अजातशत्रु ने की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर, जी हाँ आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को पता है सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध होता है उसे हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ झेलम का युद्ध भी उसे कहा जाता है। तो दोस्तों झेलम का युद्ध कहने से सीधे सीधे यहाँ तात्पर्य है कि ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा जाता है। तो ये दोस्तों झेलम नदी के तट पर, जी हाँ झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से यही पूछा गया है। तो सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध ये जो झेलम का युद्ध होता है वह 326 BC में होता है। जी हाँ 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था। और जिसे दोस्तों वितस्ता के युद्ध से भी, जी हाँ इस युद्ध का जो अन्य नाम है वह वितस्ता युद्ध भी है। वितस्ता युद्ध भी है, जी हाँ वितस्ता युद्ध भी है। एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों तीनों नामों में से कोई सा भी एक नाम यहाँ पे आप सभी के समक्ष रख सकता है, चाहे वह हाइडेस्पेज का युद्ध हो, झेलम नदी का युद्ध हो या वितस्ता नदी का युद्ध हो, वितस्ता का युद्ध हो, कोई भी दोस्तों यहाँ पे आपका जो दिया जा सकता है। और दोस्तों इनका नामकरण आप सभी को बता दिए गए। अन्य नाम क्या है, यह युद्ध कब लड़ा गया, 326 ईसा पूर्व लड़ा जाता है। सिकंदर और राजा पोरस, जी हाँ सिकंदर और पोरस के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होता है कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है वह झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर उसके बाद में दोस्तों शिशुनाग वंश आता है। जी हर्यक वंश के बाद में जो अगला जो यहाँ पे राजवंश आता है वह शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद में दोस्तों नंद वंश आता है जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। और इसके बाद में आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो दोस्तों यहाँ से जो इनका क्रम है इस प्रकार है, सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश, और फिर यहाँ पे अंत में मौर्य वंश ने सबसे अंत में जो महाजनपद है उसके ऊपर शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों जो चेदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल है वह किस क्षेत्र से था। तो चेदी वंश का जो प्रसिद्ध राजा खारवेल है वह कलिंग से था। जी हाँ कलिंग क्षेत्र से वह था। तो कलिंग के ऊपर बात करते हैं और यह जो खारवेल के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। जी हाँ जो राजा खारवेल है यह किस का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। जी हाँ जैन धर्म को ये काफी मानता था। और खारवेल के हाथी गुम्फा व खंडरी जो उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों इस राजा खारवेल से ही दोस्तों जो यहाँ पे जैनों के संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है जिसमें दोस्तों जैन धर्म की काफी स्तूप मिले हैं। तो दोस्तों जो चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल है वह कलिंग क्षेत्र का था। जी हाँ तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो वह है कि उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जी हाँ एसएससी की एग्जाम या एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली उन सभी एग्जामों में ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य में। जी हाँ मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने ही सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक
प्लूटार्क भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मगध है, मगध में ही जो यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है उसमें सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया गया था। और इनमें भी दोस्तों यहाँ पे जो मौर्य वंश के द्वारा, जी हाँ, मौर्य वंश के द्वारा दोस्तों यहाँ पे हाथियों का प्रयोग करने का प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो दोस्तों यहाँ पे उस जो क्षेत्र का नाम बताना है या जो यहाँ पे क्षेत्र का नाम बताना है जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 8 राज्यों का एक संघ बना हुआ था। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वज्जी की। तो वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। जी हाँ, 8 क्षेत्रों से मिलकर जो बना हुआ क्षेत्र था वह वज्जी था। जी हाँ, वह वज्जी था। और बात करते हैं जो बुद्ध के समय में, तो इसमें 10 गणतंत्र हुआ करते थे। जी हाँ, भगवान बुद्ध के समय, जी हाँ, बुद्ध के समय तो इसमें 10 गणतंत्र या 10 क्षेत्र हुआ करते थे, 10 गणतंत्र हुआ करते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्धकाल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बुद्ध जो शासनकाल है उसके समय बस जो सबसे शक्तिशाली दोस्तों गणराज्य था वह वैशाली हुआ करता था। और वैशाली दोस्तों वज्जी की जो राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है कि जो वज्जी है वह है 6ठी या शताब्दी से ईसा पूर्व से 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था। तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है। तो किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार को यहाँ पे जो मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जी हाँ, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जी हाँ, वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या दोस्तों मगध का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बिंबिसार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद में किस वंश ने यहाँ पे शासन किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ है। जी हाँ, बृहद्रथ है। यह जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। जी हाँ, जो बृहद्रथ की हत्या है वह जो शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी थी। और जो अगले शासक के रूप में जो नींव रखती है, या जो यह पुष्यमित्र शुंग ही अगले राजवंश की नींव रखते हैं, तो उसे शुंग वंश कहा गया। जी हाँ, शुंग वंश की नींव रखे थे। और यहाँ पे चंद मौर्य वंश के बाद में जो शासन करता है वह शुंग वंश के द्वारा की जाती है। और ये दोस्तों पतंजलि हैं जो इसके समकालीन थे। और पुष्यमित्र शुंग है एक कट्टर ब्राह्मणवादी थे और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था। तो दोस्तों जो शुंग वंश के द्वारा ही जो पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ है जो किसके द्वारा करवाए गए, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मगध में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि विश्व का सबसे जो प्राचीन शहर है वह वाराणसी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो महाजनपद से जितने भी, जी हाँ, महाजनपद काल से जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ में आपके सामने रखने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने थ्योरी के ऊपर चर्चा की है। थ्योरी पे चर्चा करने के पश्चात यहाँ से किस प्रकार से एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोस्तों वह आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की है। और दोस्तों यहाँ पे इस जो महाजनपद काल से आपको आगे आने वाली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा की है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग दोस्तों कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपका 100% जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों अंत में आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।